नमस्कार। आज हम भारत की आज़ादी की कहानी के उन 20 सालों पर बात करेंगे जिन्होंने देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो सवाल यह है कि सिर्फ 20 सालों के अंदर कौंसिल में होने वाली बहसों से बात भारत छोड़ो जैसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन तक कैसे पहुंच गई। आखिर वो क्या हुआ था जिसने इस इतने बड़े बदलाव को हवा दी। ये जो टाइमलाइन है ना, इसे जरा देखिए। 1923 से लेकर 1942 तक हर एक घटना आप कह सकते हैं एक डोमिनो की तरह है, जो अगली घटना को गिराती चली गई। और हर कदम के साथ आज़ादी की इस लड़ाई में माहौल और भी गर्म होता गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1920 के दशक से। ये वो दौर था जब एक नई पॉलिटिकल पार्टी सामने आई और उसकी रणनीति कह सकते हैं कि काफ़ी अलग थी। उन्होंने सोचा कि सिस्टम को बाहर से नहीं बल्कि अंदर घुसकर चुनौती दी जाए। तो ये थी स्वराज पार्टी। इसका बनना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। मतलब अब तक जो असहयोग की नीति थी उससे हटकर अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में हिस्सा लेने की बात हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये नया रास्ता अपनाया गया, ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को उनके खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया। हाँ, तो ये था साइमन कमीशन। देखिए, कागजों पर तो इसका काम था भारत में संवैधानिक सुधारों का जायजा लेना, लेकिन इसकी बनावट में ही एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। एक ऐसी दिक्कत जो साफ साफ दिख रही थी, और इसी वजह से ये कमीशन अपने काम में शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। समस्या ये थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सोचिए जरा, ये एक तरह से सीधी सीधी बेइज्जती थी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और फिर जो होना था वो तो होना ही था। साइमन गो बैक के नारों के साथ पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब इसके जवाब में भारतीय नेताओं ने भी अपना दांव चला। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के साथ अपना खुद का एक संवैधानिक ढांचा तैयार कर दिया। ये एक बिल्कुल साफ मैसेज था कि भाई भारत अपना भविष्य खुद तय करेगा। लेकिन टकराव की ये तो बस शुरुआत थी। तो अब हम आ गए हैं 1930 के दशक में, और यहाँ आकर जो एक डेडलॉक बना हुआ था वो एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर पहुंच गया। अब सिर्फ बहसों से काम नहीं चलने वाला था, अब वक्त था अपनी मांगें सामने रखने का। और इसी माहौल में 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने एक अल्टीमेटम रख दिया। अपने अखबार यंग इंडिया के जरिए उन्होंने 11 मांगें पेश की। ये एक तरह से बातचीत का आखिरी मौका था। और हुआ क्या, इन मांगों को ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया। बस इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बज गया। ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था। मतलब साफ था, बातचीत के रास्ते अब बंद हो चुके थे। अब तो बस अवज्ञा का रास्ता बचा था। अच्छा, भारत में इतना बड़ा आंदोलन छिड़ गया तो अंग्रेजों पर भी दबाव बढ़ा। उन्होंने बातचीत की, एक और कोशिश की। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एक सीरीज शुरू की गई। लेकिन असली सवाल तो यह था कि क्या वो सच में पावर शेयर करने के लिए तैयार थे। अब देखिए, पहली कॉन्फ्रेंस का तो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया। फिर हुआ गांधी इरविन पैक्ट, और उसके बाद गांधी जी दूसरी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। लेकिन वहां जाकर बात अटक गई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पर। मतलब अलग अलग समुदायों के राजनीतिक अधिकारों को लेकर इतनी गहरी असहमति थी कि बातचीत फेल हो गई। नतीजा, एक बार फिर ढाक के 3 पात। लंदन में जो नाकामी मिली उसने एक और चीज साफ कर दी कि दरार सिर्फ अंग्रेजों और भारतीयों के बीच नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज के अंदर भी थी। और इसी वजह से एक बहुत जरूरी अंदरूनी बहस छिड़ी, जिसका नतीजा निकला 2 बड़े नेताओं के बीच एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में। और ये था पूना पैक्ट। इसने दलित वर्गों के राजनैतिक प्रतिनिधित्व के उस बेहद जरूरी सवाल को हल करने की कोशिश की। ये समझौता हुआ गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचक मंडल की बात को हटाकर जनरल इलेक्टोरेट के अंदर ही सीटें रिजर्व करने पर सहमति बनी। इस पैक्ट की ठीक बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और अपना पूरा ध्यान सोशल रिफॉर्म पर लगा दिया, क्योंकि उनके लिए राजनीतिक आज़ादी और सामाजिक न्याय ये 2 अलग अलग चीजें नहीं थीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं साल 1942 में। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और ब्रिटेन को भारत के सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। और इसी जरूरत ने एक आखिरी और शायद कुछ हद तक एक डेस्परेट प्रस्ताव की जमीन तैयार की। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर भारत आए। प्रस्ताव यह था कि युद्ध में भारत ब्रिटेन का साथ दे और बदले में युद्ध के बाद उसे डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन। लेकिन सवाल यह था कि दशकों से जो वादे टूटते आ रहे थे
उनके बाद क्या भारतीय नेता इस पर भरोसा करने वाले थे? इस पर गांधी जी की जो टिप्पणी थी वो बहुत मशहूर हुई। उन्होंने इसे कहा एक पोस्ट डेटेड चेक, मतलब एक ऐसा चेक जिसकी तारीख भविष्य की है। ये ऑफर बहुत कम था और बहुत देर से आया था। इसमें तुरंत आज़ादी का तो कोई जिक्र ही नहीं था। और क्रिप्स मिशन का ये फेलियर कह सकते हैं कि आखिरी कील साबित हुआ। अब बातचीत का सारा वक्त खत्म हो चुका था और यहीं से मंच तैयार हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का, जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सीधी चुनौती बनने वाला था। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घूमी। जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। फिर अगस्त में बंबई में इस पर मोहर लगा दी गई। अंग्रेजों ने भी फौरन जवाब दिया। 9 अगस्त की सुबह होते होते ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बार आंदोलन को रोकना नामुमकिन था, क्योंकि इस बार गांधी जी का नारा बिल्कुल साफ था, करो या मरो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐसा आह्वान था जिसने पूरे देश में एक नई जान फूंक दी। ये इस बात का संकेत था कि अब ये आज़ादी के लिए आखिरी और निर्णायक लड़ाई है। भले ही सारे बड़े नेता जेल में थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ने यह साफ कर दिया था कि अब भारत के लोगों की इच्छा शक्ति को कोई नहीं तोड़ सकता। इसने ये तय कर दिया था कि ब्रिटिश राज का अंत अब दूर नहीं। हाँ, आज़ादी तक पहुंचने के जो आखिरी 5 साल थे वो अपनी अलग ही चुनौतियां लेकर आने वाले थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।